अड्डा और मैं हूं तमन्ना। नोटबंदी के बाद आम जनता बैंकों के सामने कतार में लग गई है और 8 दिन होने के बावजूद ज्यादातर जगहों पर शांति और धैर्य से लोग कैश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ना वो शांति दिखी और ना वो धैर्य। बीजेपी को लगभग हर दूसरी पार्टी ने घेरा है। यहां तक एनडीए में बीजेपी के 2 सहयोगी दल भी विपक्ष नेताओं के साथ खड़े हैं। विपक्षी नेता नोटबंदी के बाद हुई दिक्कतों को गिनाने में लगे हैं और सरकार दिक्कतों पर सफाई देने से बच रही है। जनता परेशानी झेल रही है और नेताओं को इसमें मौका भी दिख रहा है। संसद से लेकर सड़क तक नोटबंदी पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। नोटबंदी के मसले पर पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोटबंदी का फैसला पहले से ही लीक कर दिया गया था, तो मायावती ने नोटबंदी को घोटाला करार दे दिया। आपने गोपनीयता नहीं रखी। यू नेवर केप्ट द सीक्रेसी। दिस इंफॉर्मेशन वाज सिलेक्टिवली लीक। योर बीजेपी यूनिट्स हैव डिपॉजिटेड करोड़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवल अपनी पार्टी बीजेपी और अपने खास लोगों को और कुछ चाहते बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के जो लोग हैं उनके बड़े बड़े नोटों को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने 10 महीने का समय लगाया। ये उर्जित का दस्तखत जो है वो पहली बार इस पे है। ये तो 2 महीने पहले आया है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने 6 महीने पहले चुपचाप ये काम कर लिया है। हम 6 महीने से लगे थे, अकेले लगे थे, आपको साथ लेके लगे थे, या ये नया गवर्नर है या रघुराम राजन है, किसके साथ लगे थे। सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया। कुछ लोग बेसिक प्रिंसिपल को अपोज कर रहे हैं, बाहर बता रहे हैं हम अपोज नहीं कर रहे, अंदर अपोज कर रहे और कह रहे हैं हमको कंपेयर कर रहे डिक्टेटर्स के साथ, कंपेयर कर रहे उन लोगों के साथ। ये क्या है डायलेमा? भाई डायलेमा से पहले बाहर आओ, बट प्लीज कम आउट ऑफ दिस डायलेमा। आर यू इन फेवर ऑफ दिस होर्डर्स? आर यू इन फेवर ऑफ दिस स्मगलर्स? संसद में नोटबंदी पर विपक्ष के हल्ला बोल से पहले ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार की सहयोगी अकाली दल और शिवसेना भी शामिल थी। ममता बनर्जी ने नोटबंदी को तुगलकी फैसला बताया है, जिससे आम जनता त्रस्त हो गई है। आज मार्केट में सब्जी नहीं मिल रहा है, बच्चा को पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है, दुकान में मेडिसिन नहीं मिल रहा है। उधर राहुल गांधी एक बार फिर एटीएम के सामने नजर आए और उन्होंने सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। 1,10,000 करोड़ रुपए उनके माफ किए गए हैं पिछले 2 साल में। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। आपको लाइन में लगाया जा रहा है, आपके जेब से पैसा निकलवाया जा रहा है और उन्हीं उद्योगपतियों को यह पैसा दिया जाएगा, आप देख लेना। संसद से सड़क तक विपक्ष के चौतरफा हमले से सरकार के इरादों पर तो कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से नोटबंदी से जिस तरह लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है, उससे ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या इससे मोदी सरकार पर राजनीतिक असर पड़ सकता है। आवाज अड्डा पर आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हम आपसे भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि नोटबंदी के फैसले का क्या असर पड़ेगा, राजनीतिक असर पड़ेगा मोदी सरकार पर, क्या इससे नुकसान होगा, क्या यही मौका देख रहे हैं विपक्ष पार्टियां, या फिर जो सरकार को इस वक्त विश्वास है कि लोग उनके साथ है, क्या वो विश्वास सही है। आप अपनी राय बता सकते हैं हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर जुड़िए CNBC_आवाज पर। आइए हम बहस शुरू करते हैं। हमारे साथ है आज बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता PL पुनिया जुड़े हमारे साथ, बीजू जनता दल के नेता कलिकेश नारायण सिंहदेव, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और CSDS के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद भी जुड़े हैं हमारे इस डिबेट में। स्वागत है आप सबका। जफर इस्लाम जी, बार बार ये एक बात निकल कर आती है कि जो भी आपके इस इम्प्लीमेंटेशन यानी नोटबंदी के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, वो सारे काले धन जमा करने वालों के साथ हैं। इसके पीछे क्या तर्क है? क्या आप चाहते हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं देश में, वो बिल्कुल जो आम आदमी को परेशानी उस पर एक शब्द ना कहें?
देखिए तमन्ना जी, ये बात हकीकत है कि आम आदमी को थोड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अभी फौरन एक घंटे पहले मैं 5 से 6 बजे तक एक आपके जैसे ही चैनल नेशनल टेलीविजन के चैनल के साथ मैं गया था चांदनी चौक के इलाके में। वहां भी बहुत सारे बैंक है, एटीएम है, लाइन भी लगी थी, सब कुछ था। और उसमें हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे। उन्होंने खासकर कोशिश की, वहां की जितनी भी जनता खड़ी थी उनको उसकाने के बाद पूछने की कोशिश की कि क्या आप लोग को तकलीफ है। उन लोगों ने बार बार कहा हमें तकलीफ है लेकिन हम मोदी जी के साथ है, इसलिए कि ये साहस भरा डिसीजन कोई और प्रधानमंत्री नहीं ले सकता। तो इससे मालूम है कि मुझे तकलीफों के तौर पे गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये थोड़े दिन की बात है। जो ड्राइव है अगेंस्ट करप्शन एंड ब्लैक मनी वो तो परमानेंट है और मोदी जी बार बार ऐसा करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। और उन्होंने बहुत नारे लगाए मोदी जी के फेवर में। उससे ये तो चैनल लेकर गया था मुझे, वो जनता जो थी वो लाइन में लगी थी, हमने तो कोई अरेंज नहीं किया था। फिर भी देखिए ऑन द स्पॉट लोगों ने बिल्कुल सराहना की प्रधानमंत्री जी की इस पॉलिसी की। उसकी वजह एक है, उन्हें मालूम है कि ये जो इसमें जो इच्छा शक्ति चाहिए थी वो सिर्फ इस प्रधानमंत्री में है। बड़े साफ गोई से प्रधानमंत्री ने कहा 50 दिन लगेंगे, लेकिन आपको जो आराम बाद में मिलेगा, जो इसका बेनिफिट है वो सिर्फ आपको मिलेगा। आज देखिए एक आम वो क्या आराम है, वो क्या बेनिफिट है, इस पर सफाई आनी है। उसके पहले आपको ये उसके पहले कष्ट पर आते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ जी। अब उससे पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ। जो आप देखिए पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कांग्रेस के नेताओं ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनको शायद उनको अपनी खुद की समझदारी में कमी रही होगी, इसलिए कि ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। अब उन्होंने उठा दिया बैंक में ये पैसे जो ले रहे हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं पैसे जाएंगे उद्योगपति को जाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, थोड़ी सी समझदारी आप अपने पुराने मित्रों से ले लीजिए, आप अपने सीनियर लीडर से ले लीजिए, लेकिन कम से कम ऐसी बेतुकी बात तो मत कहिए जो बाद में आपको ही लगे कि आप गलत बोल रहे थे। आज की हालात ऐसे है कि सिर्फ थोड़े दिन में के लिए गरीब आदमी जो भी लाइन में लगा, अमीर आदमी गरीब आदमी, उसको एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री को तकलीफ है। लेकिन ये थोड़े दिन की बात है, बाकी सब समझते हैं। इनकी आड़ में जो नाटक कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, खास कर नाटक कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये नाटक कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता और पीएल पुनिया जी, इसलिए आप ये सब उठा रहे हैं। बीजेपी का ये आर्ग्यूमेंट है कि इसलिए आप ये सब उठा रहे हैं क्योंकि आप एक्चुअली ब्लैक मनी रखने वालों के साथ में खड़े हैं। क्या है आपका जवाब इस पर? देखिए, इनका जो भी तर्क हो, लेकिन क्या ये जवाब दे सकते हैं कि काला धन किन के पास में है? वो रियल एस्टेट में है, वो गोल्ड में है, वो बाहर विदेशों में है, वो पनामा पेपर्स में खुलासा हुआ है, दूसरे भी बहुत सी सूचना है, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई करने का खुलासा आपने किया नहीं। और हम बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी का जिक्र बार बार कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि जल्दबाजी में निर्णय लिया गया, सही निर्णय नहीं लिया, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि सरकार इसको निर्णय को वापस ले ले। हम ये चाहते हैं कि लोगों की दिक्कत परेशानी उसको दूर किया जाए। तो इसमें कौन सी खराबी की बात है? आप कह रहे हैं कि कुछ दिन की तकलीफ है। हम ये पूछना चाहते हैं, इस निर्णय से जो बहुत से घरों में जिनके बच्चे की डेथ हो गई, जिनके नौजवानों ने लाइन में खड़े खड़े उनको हार्ट अटैक हो गया, बुजुर्गों को हार्ट अटैक हो गया, उनकी मौत हो गई। आजकल 25 से 30 पुनिया जी, जो खबरें हैं तो किस तरह से कश्मीर के मसले पे बार बार कह रहे थे। आप देखिए वहाँ सुनने की, आप देखिए, अरे सुन लीजिए, मैं चुपचाप सुन रहा था। ये यहाँ तरीका नहीं है। आपकी बात हम सुनेंगे, फिर आप हमारी बात भी सुनिए। तो ये क्या वो दिक्कत परेशानी हो जाएगी? वो जो मौत हो गई, क्या उनको भी आप जिंदा करके वापस भेज देंगे? क्या मजाक कर रहे हैं? लोगों को परेशानी है जो कभी भी बैंकिंग सिस्टम में नहीं काम करते हैं, किसान हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, खोमचे वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, जो फल बेचने वाले हैं, वो आप कहेंगे कि साहब वो चेक क्यों नहीं जारी कर दें? आपने 87% से 86.4% करेंसी को एक झटके में रात को कह दिया कि अब ये अवैध करेंसी है। अब 87% आप पहले उदाहरण देते हैं कि 78 में भी हुआ था। 78 में 500, 1000 और 5000 के नोट होते थे। उस समय वो नोट साधारण आदमी के आउट ऑफ रीच होते थे।
और टोटल करेंसी का केवल 5% होते थे। आज 87 लगभग 87% है, केवल 13% दूसरे नोट्स है। और ऐसे स्थिति में आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत नहीं, वो नहीं कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं वो कह रहे हैं लेकिन दिक्कत सहने को तैयार है लोग। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। देखिए मेरा एक जवाब दे दीजिए, मेरा एक जवाब दे दीजिए। इन्होंने क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ में इन्होंने काम शुरू किया। पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 दिन, एक दिन बैंक बंद रहेगा, 2 दिन एटीएम बंद रहेगा, उसके बाद सब ठीक है। आप तो सीजन पॉलिटिशियन हैं। ओके, जफर इस्लाम का क्विक रिप्लाई और फिर आगे बढ़ते हैं। जफर इस्लाम का क्विक रिप्लाई और फिर आगे बढ़ते हैं। जी जफर इस्लाम। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 50 दिन इसको झेलो। देखिए भैया मजाक कर रहे हैं। देखिए पुनिया जी, आप किसानों की खेती का टाइम अब है, उसका धान। पुनिया जी प्लीज आप भी रुक जाइए। जो आपने नियम बताए जफर इस्लाम को, उसका पालन आप भी कीजिए सर। आलू नहीं बोया जाए। नहीं, जो नियम आपने जफर इस्लाम को बताया उसका आप भी पालन कीजिए सर। अभी यही ओके एक मिनट प्लीज उसका नहीं करते जी, पालन नहीं करते। सुनिए पुनिया जी, अब आपने प्रधानमंत्री को शायद ठीक से समझा नहीं, सुना नहीं। उन्होंने पहले दिन कहा था 30 दिसंबर, बाद में नहीं कहा। ये शायद आपकी समझदारी की कमी, दूसरे पे मत थोपिए। देश की जनता समझ रही है जिसके बारे में आप ये सब बातें कर रहे हैं। देश की जनता समझ रही है। आप देखिए, आप जमा करेंगे, अब वो जमा करने के लिए हम, लेकिन परेशानी के लिए नहीं किया। अरे आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए पुनिया जी। मैं IBN 7 जो सिस्टर कंसर्न है CNBC का, उनके साथ गया था और आपके राजीव त्यागी जी साथ में थे। आप उनसे पूछिए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बिल्कुल बोलते हैं एकदम ये हो गए कि बड़े ऐसा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए लाइन में खड़े लोग दे रहे हैं। वहां पर सारे ट्रेडर्स थे। ये प्रायोजित थोक मार्केट है, वहां पर कार्यक्रमों से संयोजित हुई है। ये प्रायोजित जफर इस्लाम एक मिनट आप चांदनी चौक गए, आप कह रहे हैं वहां पर आपको समर्थन मिला, लेकिन आप मुझे नहीं मिला। देश की क्या आप देश के हर कोने में गए हैं? नहीं एक मिनट, क्या आप देश के हर कोने में गए हैं, लोगों से पूछा है? तो उस एक कार्यक्रम पर आप बताइए कि आपको लगता है लोगों का समर्थन है, लेकिन उस एक कार्यक्रम से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि पूरा देश आज परेशान नहीं है, आपके साथ है, बहुत खुश है, लाइन में लगने के लिए उतारू है। ये कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच सकते, तो आप फैक्ट पर आइए। और आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ। कलिकेश जी, नहीं मैं जवाब ले लीजिए फिर। ओके एक मिनट, कलिकेश जी, क्या इसमें 2 समस्याएं नजर जो आ रही है और इस पर मैं आपका व्यू चाह रही हूं। जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो कह रही है कि इम्प्लीमेंटेशन खराब है, लेकिन उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव आइडियाज नहीं दे रही या स्पेसिफिक पॉइंट्स पर आकर आगे नहीं बढ़ रही है। वो मोदी जी पर पर्सनल अटैक में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी एक स्टेट ऑफ डिनायल में नजर आ रही है। जफर इस्लाम ने भी अपने पहले सेंटेंस में कहा कि हाँ थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है। क्या इन दोनों के बीच में, दोनों पोजीशंस में जो सच्चाई है उससे एक दूरी नजर आती है? तमन्ना जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। सच्चाई जो है दोनों के बीच में है। अब पहली बात है कि परेशानी तो हो रही है लोगों को, लेकिन ये बात भी सच है कुछ हद तक समर्थन भी है ये सोचकर कि हमें परेशानी हो, लेकिन जो करप्ट, भ्रष्टाचारी और अमीर लोग हैं जो बेआईन किस्म से उन्होंने दौलत कमाई है, बचाई है, उनकी दौलत पकड़ी जाएगी, वो लोग उनका नुकसान होगा। ये देखने को है कि 1-2 महीने 3 महीने के बाद कितना ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा, कितना ब्लैक मनी इसमें साबित होगा। इस पर एक आशंका जरूर है, मेरे तरफ से जरूर आशंका है, लेकिन मेरे दल ने, बीजू जनता दल ने प्रधानमंत्री के मूव को सपोर्ट किया है। और दूसरी बात है, ये बात सच है कि सरकार का पूरी तरफ से तैयारी नहीं था। वो मेरे ख्याल से इतने जल्दबाजी में, इतनी सीक्रेसी में उन्होंने ये कदम लिया कि जो प्रेपरेशन होना था
जेटली जी बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी का, लेकिन इतना बड़ा कैश सकआउट हुआ है इकोनॉमी में, उसका गरीबों पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा, डेली वेज अर्नर्स पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। जो लोग गांव में हैं, जहां 30-30, 40-40 किलोमीटर तक बैंक नहीं है, कुछ पोस्ट ऑफिस नहीं है, उन पर क्या गुजर रही है आप खुद समझिए। उनके घर में खाने का सुविधा नहीं है आज के दिन में। तो ये सब चीजें उन्होंने ठीक तरह से समझा नहीं। एक तरफ है कि ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, क्या कैश में रखते हैं लोग ब्लैक मनी, या उनको जमीन, रियल एस्टेट या सोने में कन्वर्ट करा गया है, और जिसके पास बड़ा ब्लैक मनी है वो लोग क्या अपने घर में रखेंगे या उसको किसी और सुविधा साधन में कन्वर्ट करके बाहर भेजा गया है, विदेश में भेजा गया। ये सब बड़ी अहम सवाल है जिसका जवाब देना जरूरी है सरकार को। आज के दिन में खाली पॉलिटिक्स के अंदर ये सवाल रह जा रहे हैं। मेरा होप है कि जब कल परसों डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, तो कुछ विपक्ष दल खाली मोदी जी को गाली नहीं देके ये सवाल उठा खड़ा करेंगे, और मेरे ख्याल से अरुण जेटली जी इस सवाल का जवाब देंगे। दोनों तरफ से खामियां हैं, दोनों तरफ से कमियां नजर आ रही है। ओके, हिलाल, जब हम कह रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक बातों पर क्यों ध्यान नहीं जा रहा है, किस तरह की बातें, क्या इस तरह का एक सजेशन या मांग या दबाव बन सकता था कि आप निजी अस्पतालों में भी पुराने नोट एक्सेप्ट करवाइए, पैन कार्ड, आधार लेकर, एक स्पेसिफिक चीज जिससे लोगों की जान बच सकती है, या जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन पर दंड लगाइए अगर वो पुराने नोट ना लें, उसको आप क्वांटिफाई करें। एक हेल्पलाइन आप क्यों नहीं खोलते ताकि आगे से अगर कोई घूस मांगे तो तुरंत उसकी शिकायत की जा सकती है। क्या इस तरह की आवाजें आज नहीं सुनाई दे रही, और ये सबसे एक दुख की बात है आम जनता के लिए? देखिए, आमतौर पर जो बातचीत में भी ये बात आई है कि इम्प्लीमेंटेशन की कमियां थी, पहले से सोचा समझा नहीं गया था इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भाजपा और विपक्ष ने एक साथ दी हैं, मुझे लगता है कि दोनों को हमें एक साथ रखकर देखना चाहिए। इस समय में विपक्ष जो है वो ये तो कह नहीं सकता कि वो काला धन नहीं चाहता, क्योंकि ये एक राजनीतिक जुमला है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को, जो लोगों की परेशानियां हैं, किसी के पास ऐसा कोई तर्क नहीं है कि वो इसको कोई राजनीतिक शक्ल दे सकें। ना तो विपक्ष के पास है और ना ही बीजेपी के पास है। ऐसी सिचुएशन में एक बहुत साफ स्थिति पैदा हुई है। वो स्थिति ये है कि पॉलिटिकल क्लास बिल्कुल एक तरह की आपसी विमर्श में उलझी हुई है और लोगों की परेशानियां बिल्कुल निचले स्तर पर दूसरी तरह की हैं। तो इससे जो चीज उभर कर सामने आ रही है, जितनी बातें आपने कही कि ऐसी बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कदम जो है, कोई भी कदम, और उसके अंदर कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी कदम राजनीति से प्रेरित होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन राजनीति से प्रेरित होने के साथ साथ में उसको ये भी देखना चाहिए, और क्योंकि एग्जीक्यूटिव का सवाल है, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, जो मुझे लगता है कि वो उसके बारे में उसको नहीं सोचा गया। तो जनता की परेशानियां एक तरफ हैं और पॉलिटिकल क्लास के तर्क दूसरी तरफ है, जिनमें कोई सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई पॉलिटिकल पार्टी सीरियस होती और विपक्ष खास तौर से सीरियस होता, तो वो इस सवाल को एक लोकतांत्रिक सवाल के तौर पर रखता, जो कि उन्होंने नहीं रखा था। इस देश के संविधान में वित्तीय संकट को लेकर बहुत सारे प्राविधान हैं, उसको लेकर कोई बात सुनी नहीं गई। ये कोई इस तरह का फैसला नहीं होता कि आपका दिल किया, आप एग्जीक्यूटिव पावर हैं और आपने एक फैसला ले लिया। कोई भी इस बात को उठाने को तैयार नहीं नजर आ रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत भविष्य में क्या इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते हैं। मसला इमोशनल होने का नहीं है, मसला यह है कि ये देश एक संविधान के ढांचे के तहत चलता है, तो क्या उस ढांचे के तहत ये फैसला लिया गया है या नहीं लिया गया है। विपक्ष की इसमें कोई रुचि नहीं है, और जो भाजपा है वो इसको एक, जिसे कहते हैं, इमोशनल इशू बनाकर पेश करना चाहती है। ओके, तो इसमें देखें कि किस तरह के इमोशनल इश्यूज हैं इस वक्त, और क्या मुख्य रूप से आरोप हैं विपक्ष के। शरद प्रधान जी, एक आरोप इनका है कि भाजपा के कुछ इकाइयों को इसकी पहले से भनक लग गई थी और इसलिए उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है। कई पार्टियों के नेता ने आज ये बात कही है। क्या ये आरोप चिपक रहा है? क्या लोग इसको मानने को तैयार होंगे? क्या एक्चुअली किसी सॉलिड ढंग से इसको आगे रख रही है ऑपोजिशन पार्टियां? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो बड़ा लाजमी है कि ऑपोजिशन इस तरह का आरोप लगाएगी, और शुरू में ये शक हमें भी होता था। लेकिन जब उसी रात को, 8 तारीख की रात को, हमने अमित शाह को देखा बोलते हुए डिफरेंट चैनल्स पे, तो उनका चेहरा इतना उतरा हुआ था
कि और जिस तरीके की वो बोल रहे थे, मतलब बिल्कुल रुआसे से हो रहे थे, उससे मुझे यकीन हो गया कि इनको इल्म नहीं है, इस चीज की जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर जानकारी होती तो बोलने का अंदाज फर्क होता। वो बहुत ज्यादा क्रेस्ट फॉलन लग रहे थे। उससे ये मुझे खुद मैं कन्विंस हुआ कि जाहिर है इस तरीके के डिसीजंस जब लिए, कोई लैंडमार्क डिसीजन लिया जाता है, जब ये कहा जाता है कि आदमी इतिहास क्रिएट करना चाहता है, स्पेशली नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति जो बड़ा, जिनका अप्रोच बड़ा डेस्पोटिक टाइप का रहा है थ्रू आउट, तो वो उस टाइम फिर कोई दोस्ती रिश्तेदारी आदमी नहीं निभाता है। उस टाइम जब इतिहास क्रिएट करना है तो आदमी अपने उस पे एक डिसीजन लेता है, एक पैशन के साथ लेता है। मुझे इस बात पे मैं कन्विंस्ड हूं, क्योंकि जिस तरीके की बातें कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ठोस उदाहरण नहीं दिखा सकी है जिससे लगे, एक्सेप्ट कि वो जो बताया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी के अकाउंट में बहुत ज्यादा अमाउंट गए। तो उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि और पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का पिछले 1 महीने का या 2 महीने का ब्यौरा निकाल लें कि कितने कितने डिपॉजिट्स हुए, और पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं आ रही है। तो ये बात से इससे जाहिर हो सकता है कि बात बड़ी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि क्या एक जनरल ट्रेंड था पैसा डालने का, या खाली बीजेपी के अकाउंट में पर्टिकुलरली उन दिनों में गया है। तो कोई इस तरीके का ठोस सबूत नहीं। और यूपी में क्या हो रहा है पर्टिकुलरली देखिए, जहां सबसे ज्यादा तिलमिलाई हुई है मायावती और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, क्योंकि इनके यहां तो इलेक्शंस होने वाले थे, और इलेक्शन में ब्लैक मनी का इस्तेमाल इस कदर होता है, और यूपी जैसी बड़ी स्टेट में और ज्यादा, क्योंकि यहां फ्लो ऑफ ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि इस टाइम पे रैली शुरू हो गई हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो सबने कैश होल्ड कर रखा था। तो इस वजह से नेचुरली उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा इस तरीके के एलिगेशंस में कि जो है पैसा साहब उन्होंने अपने तो कर लिए। बीजेपी वाले खुद मैं देख रहा हूं यहाँ पे, कई बीजेपी वालों से इंटरनली बात करिए तो वो कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी भी पैसा उनका भी डूबा। तो और उनके पास तो ये भी नहीं है कि वो बाहर सड़क पे जाकर के चिल्ला पाए, उनको तो जलाना पड़ेंगे नोट। तो ये इससे एक बीजेपी लीडर ने तो ऑन रिकॉर्ड ये तक कह दिया कि बताइए कौन चुनाव होता है जो बगैर काले धन के हो जाए, दिखा दीजिए मुझे एक चुनाव। तो इससे जाहिर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के कोई सिस्टमैटिक लीकेज की जो बात आ रही है उस बात में दम नहीं। पीएल पुनिया इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। पीएल पुनिया जी, अगर इस तरह का एक आरोप है, आपको शक है, तो इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाने की जरूरत है। आप या तो आप कोर्ट में एक केस दर्ज करें या एक एफआईआर दर्ज करें, इसकी जांच की मांग करें। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये कहा जा रहा था कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कोई ठोस बात नहीं कही जा रही है, और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हमने ये नहीं कहा। कुछ लोगों ने कहा कि 1 हफ्ते के लिए मोहलत दी जानी चाहिए, डिसीजन को रोल बैक किया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम ये जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, लेकिन क्योंकि निर्णय ले लिया गया है, हम ये नहीं कहते कि इसको वापिस किया जाए, लेकिन जो लोगों की दिक्कत परेशानी है उसको दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, और वो किसानों से संबंधित है, मजदूरों से संबंधित है, जो छोटे छोटे व्यापारियों से संबंधित है। जब तक पूरा कैश रिप्लेनिश ना हो जाए, 15 लाख करोड़ आपने एक झटके से करेंसी को अलग कर दिया, लगभग 85%, 84.5%, और उसका रिप्लेनिशमेंट हुआ नहीं। तो जो दिक्कतें परेशानी हो रही हैं उसका समाधान करने की आवश्यकता है। सिर्फ ये नहीं है कि प्रायोजित करके जो दिखा दें कि साहब बहुत अच्छा है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये इससे काम चलने वाला नहीं। दूसरा, आपने कहा कि कुछ लोगों को इन्होंने बता दिया, तो हमने तो रिकॉर्ड दिया है, अकाउंट नंबर दिया है वेस्ट बंगाल का, उनका 8.5 लाख का पहले बैलेंस था, और उस 8 तारीख को 2 बार, एक बार 60 लाख जमा होता है, दूसरी बार 40 लाख जमा होता है, 1 करोड़। हमने मांग की है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांग की है पार्टी, सरकार इससे पार्टी की तरफ से मांग की है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार ये खुलासा करे कि इनके और भी जगह की इकाइयां और भी जो अकाउंट्स हैं उसमें 8 तारीख को या उस हफ्ते में कितना अमाउंट जमा हुआ है। ये समझ में आती है कि बात पहले 1-2 करोड़ जमा होता रहा, इनका तो टोटल अकाउंट ही 8.5 लाख का था, लेकिन 1 करोड़ उसका उसमें 8 तारीख को जमा हुआ। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कुछ लोगों को सिलेक्टिवली ब्रीफ कर दिया गया, उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया, और जाहिर है
कि जो अपने मित्र है, मित्र इनके सरकार के नजदीक के लोग जो उद्योगपति है, उनको पहले से जानकारी जरूर होगी, उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया। मैं कह रही हूँ जानकारी जरूर होगी, जरूर है, बिना पर लेकिन हम बहुत बड़ा स्कैम इसमें हुआ है और इसकी जांच वाकई होनी चाहिए। इस पर आप जवाब दें, क्या अगर ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो, और आप लोग अगर श्योर हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो एक क्या इंडिपेंडेंट जांच करानी चाहिए? पहली बात तो तमन्ना जी, मैं ये पूछना चाहता हूं सारे पैनलिस्ट से, शरद प्रधान जी से भी, और वो जर्नलिस्ट रहे हुए, और पुनिया जी से भी, ये बताइए क्या आज आपको रिस्ट्रिक्शन है डिपॉजिट करने में? जो कल हालात थी वो आज भी है। कोई नहीं, डिपॉजिट पहले भी कर सकते थे, आज भी नहीं। एक मिनट, कौन कहता नहीं है? डिपॉजिट पहले भी कर सकते थे, वो आज भी कर सकते हैं। देखिए, समझदारी की थोड़ी सी बात है। पहले भी डिपॉजिट करने के लिए 50,000 से ऊपर आपको पैन नंबर सारे डिस्क्लोजर करने पड़ते थे, आज भी आपको वही करने पड़ेंगे, कोई फर्क नहीं है। आप किस बात के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बैंक में पैसा गया है, कोई बाहर इधर उधर कहीं और यहां से कहीं बाहर नहीं गया है, बैंकिंग सिस्टम में गया है और वहीं जाना चाहिए पैसा को। और बैंकिंग सिस्टम में प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ सारे के सारे 500 और 1,000 के नोट हैं, सारे के सारे 500 और 1,000 के कोई नोट भी। हैं, जो कि एक मिनट, पुनिया जी बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं, 1 करोड़ की सडनली नहीं, बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री के नॉर्म्स तो कम से कम समझ लीजिए। एक ऐसे कमेंट करने से पहले, बैंक में पैसा जाने से पहले कोई कुछ, आज आपको रिस्ट्रिक्शन है, आज चाहे 1,000 का डालिए, चाहे 500 का डालिए, चाहे 100 का डालिए, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन करता है बैंक में? उसमें आपत्ति नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपत्ति अगर आपको ये कहा जाता है, नहीं, अगर वो भी 500 और 1,000 के नोट, जवाब समझिए, सारे के सारे 1,000 का या 500 का या 5 रुपए का नोट, 60 लाख, अगर आपको रिस्ट्रिक्शन हो, अगर आपको वो रिस्ट्रिक्शन हो, अरे इसका आपको वो खुले दिमाग से स्वीकार करिए। आप बंद दिमाग से सोच रहे हैं, आप खाली आप खुलासा कर दें, 8 तारीख को डालिए, 8 महीने पहले। एक मिनट, इसमें मैं आना चाहती हूँ, एक मिनट, थोड़ी समझदारी के काम कीजिए। नहीं, इस पर डिस्कशन जरूरी इसलिए है क्योंकि बार बार ये आरोप आ रहे हैं और अब तक इस पर कोई सफाई कम से कम संसद में नहीं आई है। इसका जवाब यह है कि इतना बेतुका आरोप है, हम इस पर बोलेंगे भी नहीं। अब जफर इस्लाम कह रहे हैं और उनकी जो दलील है कि जो पैसा डिपॉजिट अगर हुआ भी तो वो बैंक में ही डिपॉजिट हुआ, ऐसे नहीं कि सोने की सिल्ली खरीद ली या हीरे मोती खरीद लिए। तो क्या ये आपके आर्ग्यूमेंट को थोड़ा कमजोर करता है पुनिया जी? और डिस्क्लोजर के साथ हुआ है, हर आर्गुमेंट कमजोर करने की बात नहीं है। वो इनके अकाउंट में, इनका अकाउंट मेंटेन है, इसमें इतनी इनकम कभी हुई नहीं। वो 8 लाख 8.5 लाख का इनका टोटल बैलेंस है और केवल 500 और 1,000 के नोट जमा हुए। तो आप खुलासा कर दें कि अकेले और बाकी जो यूनिट हैं, बाकी राज्य हैं, उनके अकाउंट का भी खुलासा कर दें कि 8 तारीख को या 7 तारीख को उनके यहाँ पर कितना पैसा जमा हुआ है। 8 तारीख या 7 तारीख को पैसे जमा करना क्या गैर कानूनी था? RSS के दूसरे संगठन है, मैं पूछता हूं पुनिया जी, हर्षवर्धन आएंगे आप डिबेट में। हर्षवर्धन जी, आप पूरी तरह से थोड़ी समझदारी की बात कीजिए। तो आप प्रूव कर दीजिए, सबूत दे दीजिए, जो आप मांग रहे हैं उसका सबूत। क्या सबूत चाहिए? अरे आज आपके पास पैसा, आप डालिए। आपकी दिक्कत क्या है कि आपके पास काला धन है, आप डालने से कतरा रहे हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे नहीं, अब अगर पीएल पुनिया के पास सबूत नहीं कि आपके पास काला धन है तो आपके पास सबूत नहीं है जफर इस्लाम की इनके पास काला धन है। सबूत होता तो आप एक्शन लेते। एक मिनट मैं आना चाहती हूँ वापस पॉलिटिकल डिबेट पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक मिनट। जफर इस्लाम खाली एक छोटी चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज वेट। बता दीजिए, भाषण आप सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे। इकबाल साहब पैसा जमा जफर इस्लाम जी, पीएल पुनिया जी, आप क्या सिर्फ एक दूसरे से बातें करेंगे? वो तो जांच या औरों की भी बात सुनेंगे? नहीं करा देते, क्यों नहीं आप डिस्कस करते? पीएल पुनिया जी जांच मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अकाउंट्स दीजिए। प्राइमा फेसी पहली नजर में ये जो दलील है जफर इस्लाम की तरफ से कि ये बैंक में ही पैसा दिया गया, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिया गया तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा गायब हो गया।
चलिए, ये पहली बात उन्होंने की है, ये जांच मांग रही है, यहाँ पर ये स्टोरी स्टैंड करती है। हर्षवर्धन जी, मेरा आपसे सवाल है, 50 दिन मांगे गए हैं, 8 दिन हुए हैं, समर्थन है नियत की, समर्थन है डिसीजन की, लेकिन जैसे जैसे तकलीफ बढ़ती जा रही है और सिस्टम उस रेट से उस तकलीफ को कम करने में नाकाम साबित हो रही है, क्या वो समर्थन बना रहेगा? देखिए तमन्ना, ये समझदारी थोड़ी सी इसलिए भी आ जाए क्योंकि आज जब मैं डिबेट देख रहा था, जो ये नोटबंदी पर बहस चल रही थी, और जो अभी कलिकेश ने कहा, जो बीजू जनता दल के सांसद हैं, तो ये दोनों चीजें जब मिलाकर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन बहुत बड़ा है। और बड़ा सिर्फ इसीलिए है कि जब आप किसी से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जेब में रुपए नहीं है और अमीरों को तो रुपए दे दिए जा रहे हैं, तो शायद वो कन्विंस इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी जेब में जितने रुपए हैं, और एक तथ्य की बात करनी चाहिए बार बार, 3 लाख करोड़ रुपए बैंक में आए, 1 लाख करोड़ से कुछ कम, शायद 70 या 80 हजार करोड़ रुपए लोगों ने निकाल लिए। अब क्या सवाल यह है, क्योंकि जब बार बार हम बात करते हैं तो भावनाओं में बड़ी तेजी से बह जाते हैं, क्या सारे के सारे समय 60 से 70 हजार करोड़ रुपए ऐसे ही रुपए निकलते थे और इतनी बड़ी रकम देश की जनता लगातार खर्च करती थी? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब नोटबंदी की बात होती है तो नीतीश कुमार का जो स्टैंड है, नवीन पटनायक का जो स्टैंड है, और उसके अलावा खुद राहुल गांधी का जो स्टैंड है, जो पुनिया साहब बार बार कह रहे हैं, यानी राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप इस फैसले का विरोध करें। और यही वजह थी कि जब ममता बनर्जी कहती हैं कि हम प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं तो कांग्रेस उसमें साथ नहीं आती है। हालांकि अब वो बार बार ये कह रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम इस वजह से नहीं गए क्योंकि उस मुद्दे पर बहस होनी थी और हमने उसको नहीं दिया था। तो मुझे लगता है कि जो ये सारी बहस जा रही है और जो बार बार की समझदारी से राजनीति करने वाले सारे लोग, उनको ये पता है कि इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने उस जगह पर चोट कर दी है जिसको देश की जनता मई 2014 के पहले उनकी रैलियों में सुनकर और बड़ी बड़ी भीड़ जुटाती थी, जो पता नहीं कहां से आती थी, लोगों को समझ में नहीं आता। एक जो बार बार बात हो रही कि प्रोपोगंडा, तो क्या प्रोपेगेंडा इतना लंबा सरकार कर रही है और इनके प्रोपेगेंडे के बावजूद कि बीजेपी नेता की बेटी कैश जमा कराती है, बीजेपी की यूनिट में जमा होता है, पंजाब का चीफ 4 दिन पहले कह देता है कि 2000 के नोट, इस सब के बावजूद अगर जनता नहीं खड़ी हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि परेशानी का हिस्सा थोड़ा है और जो दूसरा हिस्सा है, यानी जो नीयत दिख रही कि काले धन बार बार जो कहा जाता है काला धन कैश कितना होगा 5 से 6%, जब सिस्टम का फ्लो रुकता है तो रियल एस्टेट के काले धन वाले भी या तो व्हाइट आएंगे और या तो फिर सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ 5 से 6% का जो आंकड़ा है उसको भी थोड़ा बदलना चाहिए। और तीसरी जो बड़ी चीज है कि मैं इस समय राहुल गांधी की तारीफ करूंगा कि आज जो उन्होंने जो काम किया है वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का काम है, यही काम करना चाहिए। अगर विपक्ष को सचमुच काम करना है तो वो लाइन में खड़े हों, लोगों की तकलीफ पूछे और सरकार पर ये दबाव बनाए, क्योंकि मुश्किलें हैं, इतनी लंबी लाइन होगी तो उसमें मुश्किलें होंगी, सरकार पर दबाव बनाए कि क्या सरकार इससे बेहतर इंतजाम कर सकती है, और क्योंकि उस मुद्दे पर, उस फैसले पर सवाल उठाने की स्थिति इनकी नहीं है। हर्षवर्धन जी, आपके कमेंट में 1-2 चीजें जो आपने कही, उसमें एक आपने कहा कि शायद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि मुश्किलें कम हैं और समर्थन ज्यादा है। अब ये आप किस बेसिस पर कह रहे हैं? ये आपका परसेप्शन है? क्योंकि हर कोई अपने नजरिए से देख रहा है कि लोगों का समर्थन है या नहीं। ये इस बात पर निर्धारित होता है कि आप किस लाइन में खड़े थे और किन 5 लोगों से आपने बात की। ये आप मानते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर। लेकिन तमन्ना ये परसेप्शन है, लेकिन इस परसेप्शन को मैं जो बार बार कह रहा हूं कि जब ये आप 9 और 10 तारीख को जब बात कर रहे हैं और 14 और 15 तारीख को जब बात कर रहे हैं, तो परसेप्शन बनाने की जो वजहें हैं वो बड़ी सीधी सी हैं। हो सकता है कि मेरी जिन 5 लोगों से बात हो रही हो या जिन 5 जगहों पर मैं गया हूं वो लाइन मुझे छोटी मिल गई, लेकिन ये भी सच है कि जो बहुत मुश्किल में लोग हैं, आप अगर देखेंगे तो वो सारे के सारे लोगों को ये लगता है कि दरअसल उनकी भलाई हो रही है। और अगर ये हो गया है, जैसे एक अभी मैं कहीं बैठा हुआ था, वो बड़ी गैदरिंग थी, उसमें किसी ने कहा कि मोदी ने घुट्टी पिला दी है, तो अगर प्रधानमंत्री ने ये घुट्टी पिला दी है और उसका परिणाम आगे गलत निकलता है तो 50 दिन बाद प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। क्योंकि अगर इतनी मुश्किलों के बाद जनता आपके साथ परसेप्शन के साथ खड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चुनौती बड़ी होगी। और जनता साथ खड़ी है या नहीं, ये किसका परसेप्शन है? ये किसका परसेप्शन है? या किसी ने जाकर मुझे बात की है? क्योंकि राहुल गांधी भी मुंबई और दिल्ली के एटीएम में लाइन में लग रहे हैं।
बाहर कौन गया है, कौन दिखा रहा है, कौन देख रहा है? यहाँ से इक्का दुक्का कहानियां आ रही हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, वहां पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस सच्चाई पर आना भी बहुत जरूरी है। इसका परसेप्शन की जो मैं बात कर रहा था ना, कि आज देखिए, आज एक खबर आती है, सारे अखबारों में लगभग आ जाती है कि एसबीआई के 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वो बट्टे खाते में चले गए, मतलब अब निकलने की गुंजाइश बड़ी कम है लोन वापसी की। तो आप सोशल मीडिया का ट्रेंड देखेंगे, बड़ी तेजी में आया कि वो पैसा निकाला, लाइन में लग के लोगों ने दिया, और वो कार्टून चल रहा है जिसका संसद में भी जिक्र हुआ। लेकिन आप सोचिए कि उसके बावजूद शरद यादव, सीताराम येचुरी, आनंद शर्मा, ये जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इनके पास कुछ भी तथ्य नहीं होते, कुछ भी ये नहीं बता पाते कि 10 ऐसी बड़ी घटनाएं बताएं और ये कहें कि यहां सरकार की चूक हुई। ये हर लाइन में खड़े आदमी को जोड़ दे रहे हैं कि इस तरह की तकलीफें होनी, तकलीफें हैं और बड़ी इस बात पर ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट हुई आज संसद में, और इसका फैक्ट हम बता दें। खबर ये थी कि एसबीआई ने 7,000 करोड़ रुपए जो उनके एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको राइट ऑफ किया है, और उसमें एक हिस्सा उस लोन का भी है जो विजय माल्या को दिया गया। इस पर सवाल उठाया सीताराम येचुरी ने और जवाब दिया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। इस हिस्से को सुनाते हैं। Prime Minister clearing a pond to kill the crocodiles, forgetting that the crocodiles can survive on land also. The big crocodiles have survived and the small fish that have died. The State Bank of India has waived 7,000 crores of NPAs from their non-performing assets or the loans that are not being returned. There is a little bit of a malapropism involved in this. Don't go by the literal meaning of write-off doesn't mean rin maafi in banking terms. So you're not... The loan still remains. The loan still remains. You still continue to pursue it. नहीं, आप वो लोन को परसू करेंगे, लेकिन वापस मिलेगा ये या नहीं, इस पर आपने सवालिया निशान लगाया है। कलिकेश जी, किस तरह से ये बात लोगों के सामने उतरेगी? तमन्ना जी, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस मुद्दे पे। देखिए, मैं एक बैंकर रहा हुआ हूँ और मुझे इस चीज की समझदारी है। सबसे पहले जो राइट ऑफ जो है, कभी जो है राइट बैक भी करते हैं। जब राइट डाउन करते हैं तो राइट बैक भी करते हैं, मतलब वो बैलेंस शीट में वापस भी आ जाता है आपको। अगर आज आप नीचे दिखाते हैं, सिर्फ उसके दो तरह से पहलू इसके। बैंक में एनपीए करते हैं, उसका एक नॉर्म्स बना हुआ है कि इतने दिनों तक अगर आपके उस पर इंटरेस्ट सर्विसिंग नहीं हुई, डेट सर्विसिंग जिसको बोलते हैं, नहीं हुआ, तो उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, और परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब हो जाता है तो उस पर उसको रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग वही होती है। परफॉर्मिंग एसेट्स पे मॉनिटरिंग उतनी कम होती है जितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे होती है। जैसे ही वो परफॉर्मिंग एसेट्स होता है उसको राइट बैक करते हैं। विजय माल्या से पैसा आप कैसे निकलवा रहे हैं? प्लीज सर, देखिए, ये सब तकनीकी बातें ठीक है। विजय माल्या से पैसे आप कैसे निकलवा रहे हैं? विजय माल्या को कौन सी तकलीफ हो रही है? नहीं, ऐसे समय पर लेट्स गेट रियल। राइट ऑफ, राइट डाउन, राइट बैक, राइट डाउन, राइट बैक, राइट ऑफ, वेवर, नॉन वेवर। नहीं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट इज नॉट ट्रू। आप बता रहे, आप मुझे बताइए कि विजय माल्या से पैसे कैसे निकल रहे हैं? कुछ महीने पहले तक तो ये प्लान था कि उनको घसीट कर वापस लाएंगे। क्या हो रहा है सर? तमन्ना जी, जो नॉर्म्स है, जो गाइडलाइंस है और जो कानून है, उसके हिसाब से वो हर काम किया जा रहा है और किया जाएगा, जिससे हमारी एक एक पाई की उनको चुकाई करनी पड़ी। लेकिन ये कहना कि उसको हमने माफ कर दिया, ये सरासर गलत है। बैंकिंग नॉर्म्स के खिलाफ से गलत है। नहीं, राइट ऑफ करने का क्या मतलब है? नहीं है। ओके, माफ आपने नहीं किया, विजय माल्या ने खुद को माफ कर दिया। मैं कलिकेश के पॉइंट ऑफ व्यू में चाह रही थी। एक मिनट, कलिकेश का मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाह रही थी। बता देता हूं। नहीं, आपने बताया सर, हमने सुना। अब बार बार मत बताइए। आपने बताया, हमने अरुण जेटली जी की भी बात सुनाई। राइट ऑफ का क्या मतलब है हम समझ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कर्ज माफी नहीं है। कलिकेश जी, आम जनता तो देख रही है कि विजय माल्या ने खुद को ही माफ कर दिया और किसी की माफी का वो इंतजार कर नहीं रहे हैं। ऐसे समय पर ये मैसेजिंग किस हद तक पहुंच रही है? तमन्ना जी, आपने ठीक क्रक्स पर पकड़ा है आज। पिछले साल 2 साल में जो बड़े बड़े प्रॉमिसेस थे सरकार के, जैसा कि ब्लैक मनी को बाहर से वापस लाना या इकोनॉमी को ठीक करना, वो सब साबित नहीं हो पाए हैं। वो सब सामने में ठीक नहीं हो पाया है। और जो
एनपीए की स्थिति आई है, बैंकिंग के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है, वो डबल वैल्यू के हिसाब से सरकार को पकड़ा हुआ है। इसी कारण कुछ डेमोन्स्ट्रेटेबल करने के लिए सरकार ने ये डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा उठाया है। अब इससे ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा दूसरी बात है, लेकिन लोगों को इस प्रकार असुविधाएं हुई है, इस प्रकार परेशानी हुई है कि जैसा आप लोग कह रहे हैं, अगर 5, 7, 10 दिन में मामला 15 दिन में ठीक होता है तो फिर भी गरीब लोग जो है वो वाह करके मोदी जी का भला मान के निकल जाएंगे, वो अपने काम पर निकल जाएंगे, मोदी जी को गुडविल मिलेगा। लेकिन अगर 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक ये ऐसी परेशानी चलती रही, लोग अपना पैसा बैंक में डालने के लिए मजबूर हो, उस पैसा को निकाल नहीं पाए, किसी के यहाँ हॉस्पिटल के बिल्स हो, किसी के यहाँ कुछ और शादी हो, कुछ और हो, लिमिट रहेगी हफ्ते हफ्ते पर पैसा निकालने की, तो मैं समझता हूं ये पॉलिटिकल बूमरैंग करेगा मोदी जी को। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश, नॉर्थन इंडिया में जिस प्रकार फर्टिलाइजर और रोज सीपिंग, रीपिंग एंड सोइंग का एक्टिविटीज होना चाहिए एग्रीकल्चर में, वो बंद हो चुका है, बहुत मुश्किल से काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में जफर इस्लाम, ये ऐसे पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जो आपके साथ खड़े हैं, तो दिक्कत है, कम से कम एक शुरुआत कर सकती है बीजेपी की, वो दिक्कत को मान ले। लोगों का समर्थन है या नहीं इसका हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। तमन्ना जी, मैं इस बात को हाइड नहीं कर रहा हूं और बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं कि लोगों को, और प्रधानमंत्री खुद उन्होंने कहा अपने स्पीच में कि लोगों की तकलीफ हो रही है और हम समझ रहे हैं, लेकिन ये कहना, जो बाकी बातें कह रहे हैं, जो गलत मिसलीड कर रहे हैं नेशन को इस तरह की बात करके कि लोगों का हमने पैसा माफ कर दिया और ये कर दिया, वो बड़े लीडर हैं, उनको समझदारी के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन पैसा वापस ले पाएंगे या नहीं, कुछ ठोस बिल्कुल ले पाएंगे या नहीं, आप छोटे से ब्रेक के बाद एक छोटा ब्रेक मैं लेना चाहती हूँ, एक ब्रेक के बाद प्लीज जफर इस्लाम, ब्रेक के बाद जो हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, क्या क्या तरीके निकल आए हैं ब्लैक को व्हाइट करने के, आज भी अभी भी इन सब चीजों पर अगर रोक नहीं लगेगी तो किस हद तक असर पड़ेगा, इस पर हम आएंगे ब्रेक के बाद। साथ में ये भी पूछेंगे क्या विपक्षी एकता टिकाऊ है जो आज दिख रही है, जेडीयू के 2 नेता अलग अलग बातें आज ही कर रहे हैं, इस सब पर हम आएंगे जल्दी, जाएगा नहीं। नोटबंदी पर विपक्षी नेता एक साथ है, लेकिन क्या वो एकजुट हैं और किस हद तक एकजुट है, इस पर बहुत सारा कंफ्यूजन नजर आ रहा है अलग अलग नेताओं के बीच में। आपको एक उदाहरण अब दिखाते हैं कि जेडीयू के 2 बहुत ही प्रमुख नेता कैसे अलग अलग जुबान में आज बोल रहे हैं। आज सारा देश लाइन में है और वो लोग लाइन में है जो ईमान से पैसा कमाए। आज ईमान को आपने लाइन में खड़ा कर दिया, बेईमान चैन से है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो नींद की गोली खा रहे हैं, मैं कहता हूं कि कई दिन से लोग लाइन में खड़े होकर के भूखे और प्यासे खड़े हैं। आजकल देखते नहीं है बैंकों में कितना लंबा लाइन लोग लगाए हुए हैं। मैं तो इसका हिमायती हूं, मैं साफ बता देना चाहता हूं, मैं तो हिमायती हूं। ये जो 500,000 रुपये का नोट बंद किया गया, मैं तो हिमायती हूं। इससे जो 2 नंबर का नोट है, जाली नोट है, वो अपने आप समाप्त होगा और 2 नंबरी कारोबार करके जो काला धन पैदा किए हैं, उनका काला धन बर्बाद होगा। हिलाल, सही राजनीति क्या नीतीश कुमार समझ रहे हैं जो वो शरद जी को शायद कन्वे नहीं कर पाए संसद के सेशन के पहले? नहीं, सीधी सी जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि एक तरफ तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके पास में कोई तर्क नहीं है कि आप इसका विरोध करके कोई पॉलिटिकल अपोजिशन खड़ा कर सकें, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। दूसरी चीज जो अहम बात है वो ये है कि जो जैसे कि आपने भी कहा अपने इंट्रो में कि जो पॉलिटिकल अपोजिशन है इस मूव की वो बहुत लिमिटेड है। आपको अपोज करने के लिए अपोज करने की बात है, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है ना तो हम ये देख सकते हैं समर्थन कैसा है, ना हम ये देख सकते हैं विरोध कैसा है। मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर ये होगा कि इसके प्रभावों की जांच करें, और प्रभावों की जांच करने की जब बात होती है तो वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं होती है। आंकड़ों के जरिए भारत जो है, भारत के अंदर कितने गरीब हैं इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा विवाद है।
कोई 40% का आंकड़ा ला सकता है, कोई 50% का आंकड़ा ला सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा डीप नीचे जाने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि इस तरह के मूव क्या वाकई लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। एक चीज तो मुझे लगता है कि इस बात को हमें बहस में लाना चाहिए। दूसरी बात ये जो मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसा मौका आ गया है जहां पर कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो अपने आप में उलझ गई है और वो बिल्कुल भी इस एग्जीक्यूटिव फैसले के बियॉन्ड नहीं जाके सोच सकती है, जो कि इन दोनों बयानों में जो विरोधाभास है उसका प्रतीक है। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, देखिए हमारे यहाँ पर जब किसी चीज का समर्थन या विरोध जो होता है वो इलेक्शन के टाइम पर तय होता है, वो इस समय में तय नहीं होता कि आज जाके आप रेफरेंडम करा लें और ये कहें कि इस एग्जीक्यूटिव फैसले के आप समर्थन में या विरोध में हैं। इसका पता आज नहीं चलेगा, इसका पता थोड़े दिन बाद चलेगा, लेकिन जो इसका प्रभाव है जो कि देश के एक आम आदमी पे पड़ रहा है, मुझे लगता है उस पर चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि इसको आंकड़ेबंदी और राष्ट्रभक्ति और इमोशनल इश्यूज के साथ में इसको देखें। तो एक बहुत साफ जो है पर्सपेक्टिव उभर कर आ रहा है जिसमें एक तरफ जो पॉलिटिकल क्लास है जो कि आपस में उलझी हुई है और दूसरी तरफ आम लोग हैं जिनके पास में कोई वॉइस नहीं है, कोई आर्टिकुलेट करने का फोरम नहीं है। ओके, पीएल पुनिया जी, जो सामने से प्रहार है, काउंटर अटैक है बीजेपी का, वो ये है कि अगर आप ये आवाजें उठा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप काले धन के समर्थन में खड़े हैं। इसका किस तरह का आप जवाब देंगे? कैसे आप तय करेंगे कि ये इमेज एक तरह से चिपक ना जाए? देखिए वो किस आधार पे कह रहे हैं, वो असली मुद्दे से भटक के और अनावश्यक रूप से जो सफाई दे रहे हैं वो गलत है। हमने तो शुरू से कहा है कि जहां तक काला धन को खत्म करने की बात हो, जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ धन का हो या जो ड्रग माफिया के माध्यम से हो या फेक करेंसी हो, उसके हम खिलाफ हैं। और लेकिन आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हमने तो नहीं कहा कि हम काला धन के पक्षधर हैं या जो निर्णय लिया उसके खिलाफ है, हमने तो ये नहीं कहा। और ये क्योंकि इनके पास जो आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो साधारण आदमी, किसान है, मजदूर है, उसकी समस्या का समाधान करने का ये प्रयास नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार। और इसलिए जो समस्या है उसको देखने के बजाय वो दूसरी तरफ देख के और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए किसान आज, वरना कल को जब कृषि उत्पादन की बात आएगी तो कहाँ आंकड़े आपको रहेंगे और देश के सामने जो समस्या आएगी वो अपनी अलग तरह से होगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और उनके सरकार को आम जनता जो इस समय फेस कर रही है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से किस पे कोई आरोप लगाए, किसी पे कोई आरोप लगाए और अपने ताली बजवा के और चलते बने, ये ठीक नहीं है। एक दूसरी बड़ी चीज ये है, देखिए एक बैकफायर जो हो सकता है शायद ऑपोजिशन पार्टियों पर, कि उन पर ये आरोप ना लगे और लोग उसे मानने ना लगे कि ये काले धन के पक्ष में है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी बिना तकलीफों की बात किए हुए खुद की वाहवाही में ही लग जाएगी तो इसका कितना बड़ा रिस्क है शरद प्रधान जी? क्योंकि इस बीच, और फिर से हम वो ग्राफिक आपको दिखा रहे हैं, हमने लिस्ट किए हैं कि आज के दिन कौन से तरीके हैं जो लोग अपना रहे अपना काला धन सफेद करने में। ऐसा नहीं कि ये शुरू नहीं हो गया है, ये हो गया है और उस तरह से लोग निकल रहे हैं, सबको पता है। नहीं, बिल्कुल पता है। कल तो किसी चैनल पे ये भी दिखलाया गया था कि दिल्ली में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके बाकायदा उनके ऊपर ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था कि किस तरीके से वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि 35% 40% में वो कन्वर्ट कर देंगे। दूसरे यहाँ पे भी जो पहली रात को तो ज्वेलर्स ने खूब कन्वर्ट किया, लखनऊ में बड़ी तेज ये हवा यूपी भर में हुआ है। उस रात को ज्वेलर्स खुले रहे, सुबह 4-5 बजे तक खुले रहे और खूब कन्वर्जन हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसमें ये लगता है कि कितना कन्वर्ट हो गया। कोई किसी ने बता कि 20 करोड़ का सोना खरीद लिया बिल्डर ने, किसी पॉलिटिशियन ने 25 करोड़ का सोना खरीद लिया। ये सब बातें सामने आई हैं, बड़े रूमर्स इस तरीके के। लेकिन जिनके पास सैकड़ों करोड़ और हजारों करोड़ है, कितना कन्वर्ट कर पाएंगे? ये ठीक है कि तमाम नाजायज तरीकों से पैसा का कन्वर्जन हुआ है। क्या सब वो कैश में है? बिल्कुल। देखिए, जब जहां पे तमन्ना, जहां पे इलेक्शन होने वाला है वहां तो कैश का ही काम है। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज हुई थी, दोनों रैलीज में इतनी गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट के घूम रही थी और हवा ये बताया ये जा रहा था कि उनके रिस्पेक्टिव नेताओं ने, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने उन लोगों को
कैश दे दिया था कि जाओ जाके गाड़ी खरीद लो जिसके पास गाड़ी नहीं है। तो वो जो पैसा है, जब ये इस तरीके का फ्लो होता है, और ये जिस तरीके, ये खाली एलिगेशन नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास इलेक्शन टाइम में कैश से ही काम चलता है। ये खुलेआम बताते हैं सब, चाहे वो हेलीकॉप्टर हायरिंग हो, चाहे वो गाड़ी की हायरिंग हो, चाहे वो खाने का अमाउंट हो, चाहे वो लोगों जफर इस्लाम, फैक्ट है कि आज भी कैश लिया जा रहा है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, और जब तक नोट आएंगे नहीं बाजार में। आज मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि 500 और 2000 नोट छापने के फिराक में 100 रुपए के नोट नहीं छाप पा रही है आरबीआई। ये किसी एक एजेंसी की रिपोर्ट है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा तमन्ना मैम, एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूं मैं। जी 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 शरद प्रधान, मैं खाली ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे बीएसपी में ये तक बात सामने आई, और कुछ अखबारों में फोटोग्राफ्स भी छपी, सूटकेसेस लेकर के गाड़ियां निकल रही हैं मायावती जी के उस बंगले से जहां गाड़ियां जाना किसी की अलाउड नहीं है, सिवाय मायावती जी के किसी की गाड़ी अंदर नहीं जाती है। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है, कैश जलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन जफर इस्लाम जी कैश कन्वर्ट भी हो रहा है। वहाँ रिप्लेसमेंट का आ गया, रिप्लेसमेंट भी हो रहा है जफर इस्लाम जी। और जो लोगों के पेशेंस की आप उम्मीद कर रहे हैं, वो कितने दिनों तक खिंचेगी? क्या है आप लोगों का अंदरूनी अंदाजा? 2-3 सवाल किया आपने। पहले तो मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा पॉलिटिकल पार्टीज पे और उनके मुखिया पर। देखिए, जहां तक बीएसपी का सवाल, उनके मुखिया के जो चेहरे पे रौनक थी, बिल्कुल अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही खत्म हो गई, और आज तक वो रौनक वापस नहीं आई। रौनक तो आपके नेताओं की भी उतर गई है। उनका काला धन जमा करने में जो उनका कितनी मेहनत की है, वो पूरी दुनिया का मालूम है। टिकट बेचती है कैश के बदले। दूसरी बात, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और आप शरद प्रधान जी ने या किसी ने भी कहा कि अगर वो, या आपने कहा कि कुछ लोग कन्वर्जन करने की कोशिश में या इस तरह का मिसलीड कर रहे हैं, सरकार की नजरें उस पर है और उस पर रेड भी किया गया, ऐसा अभी शरद प्रधान जी ने कहा। तो ये आपको बिल्कुल आश्वासन देना चाहता हूं कि ये सब, अगर कोई ऐसा कर रहा है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हो या कोई भी हो, उस पर सरकार कर रहे हैं और कर चुके हैं। जफर इस्लाम जी, काफी सारा वो काला धन नेट से निकल चुका है, ये सब जानते हैं। कहाँ जाएगा काला धन? वो कन्वर्ट हो गया है, वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया है, गोल्ड और बुलियन में कन्वर्ट हुआ है। एक रात में सिर्फ 12 बजे रात तक कुछ ज्वेलर्स ने दुकान खोल के रखी थी कुछ बड़े शहरों में, और ऐसा लग रहा है 12 बजे नहीं, सुबह तक चली, सुबह तक खुलेआम चली दुकान। 12 बजे तक नहीं। देखिए, जब तक नए नोट आएंगे नहीं, पुराने नोट लोगों को लेने पड़ेंगे, और तब तक उन पुराने नोटों को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की कोशिशें जारी रहेंगी। वो पूरे लूपहोल आप प्लग कर भी नहीं सकते। मुझे नहीं है, लेकिन कोशिश कोई कर रहा है तो यही वजह है कि गोल्ड 50,000 रुपए का 10 ग्राम बिका है। यही वजह है कि गोल्ड 50,000 रुपए का 10 ग्राम बिका है। दूसरे दिन ही सरकार हरकत में, सुबह ही में, उसी रात सरकार हरकत में आई, और जहां भी गोल्ड बिक रहा था वो खत्म हो गया। अब कोई ऐसा बिक नहीं रहा, और सरकार उससे सब ब्यौरा मांग रही है। नहीं बिक रहा है कि नहीं पता नहीं। और अगर इतने रेट कर पाती थी तो शायद ये हालत आज होती भी नहीं देश में। वैसे हमने पूछा था एक राजनीतिक सवाल, पूछा था कि इसका क्या मोदी सरकार को राजनीतिक नुकसान होगा, और 76% मानते हैं, जो ट्विटर पर लोग हैं वो मानते हैं कि नहीं होगा। हर्षवर्धन जी, कितने दिनों तक ये समर्थन चलते रहेगा आज की स्थिति में? तमन्ना, इस सवाल की बजाय मैं इसको थोड़ा दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, जो आपके एक तरह से कहें शो की जो थीम से जुड़ा हुआ है। और 3 तरह के पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट ये नोटबंदी करने जा रही है, और वो आज साफ साफ दिख रहा है। अगर देखेंगे हम, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अपने 2 सहयोगी, एक शिवसेना और एक अकाली दल, वो दोनों इस फैसले के खिलाफ हैं। उन दोनों जगहों पर जो पार्टी की स्टेट यूनिट्स हैं वो पूरी तरह से वहां शिवसेना के खिलाफ हैं, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे में नहीं बनती। और यहां प्रकाश सिंह बादल तक तो ठीक था, आडवाणी अटल के जमाने तक ठीक था, सुखबीर बादल और अमित शाह में बहुत अच्छी पड़ती नहीं। और अगर वहां की यूनिट ठीक होती बीजेपी की, तो शायद अब वहां गठजोड़ खत्म हो गया होता। तो ये एक नया सिनेरियो है जो उभरा है। दूसरा बड़ा सिनेरियो जो है, जो उत्तर प्रदेश
जी बस इसको मैं तुरंत खत्म करता हूं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज अगर आपने देखा हो तो राज्यसभा में जिस तरह से मायावती और रामगोपाल शरद यादव के भाषण के समय एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और सतीश मिश्रा पीछे से कुछ इनपुट दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक नया रीअलाइनमेंट हो सकता है। हालांकि वो कितना मजबूत होगा, किस तरह से जाएगा वो नहीं पता, लेकिन दोनों की जो स्थितियां हैं। देखिए आजकल क्या जमाना हो गया है, क्या जमाना हो गया है, मुस्कुराहट और बॉडी लैंग्वेज को रीड करने में लग गए हैं हमारे सारे एनालिस्ट कि कहां पर कौन खड़ा है। जनता को पता है कि वो कहां खड़े हैं, वो तो भाई लाइन में खड़े हैं, और कब तक वो समर्थन देते रहेंगे ये अब सबसे बड़ा सवाल बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आवाज अड्डा में। नमस्कार।